शुक्रिया। लॉ में पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन वो होता है किसी का नाम लिया जाए। क्या आपका नाम लिया गया? स्पीकर साहब, जो मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर बतौर कस्टोडियन ऑफ हाउस के जो बात आपने की है उससे साइब राय नहीं हो सकती। हमारे भाई हैं इधर भी हमें अपने जज्बात पे काबू रखना है। सारों ने जो बात कर रही है वो जो कहते हैं ना कि बजा कहे जिसे दुनिया मुझे उसे बजा समझो, ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। अगर आप जहर बीजेंगे तो फूल निकलेंगे लेकिन होंगे जहरीले। मीठा बोया करे, मीठा बोने से मीठा होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। और आपने बहुत अच्छी बात की है। आप तशरीफ़ ले जाते हैं, हम कुछ दोस्त आ जाते हैं जी। ये इस ऐवान के तकद्दुस का मसला है, कोई इस पे पीछे नहीं होगा। लेकिन जो सारों ने बात की है कि रूट कॉज को भी देखें। अगर कमरे में हाथी है तो उसको कहीं के है हाथी। इस तरह के नज़रियात रख के, इस तरह की गुफ्तगू करके फिर ज़ाहिर है ये एक्सपेक्ट करना कि रिएक्शंस नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। हम सब उसके कायल हैं और रेस्ट अश्योर कि जहाँ पे ज़्यादती हुई हम अपनी गलती भी मानेंगे, उसकी दुरुस्तगी भी करेंगे, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल तायद करता हूँ। आप अगर तशरीफ़ ले जाते हैं चैम्बर में, कुछ दोस्तों को बुलवा लें, हम वहाँ पे बैठ के इसके हल की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। महमूद खान अशीज़ साहब जी, शायदा साहब देता हूँ। महमूद खान साहब। मौके पे बोलने का मौका फराहम किया है। जनाब स्पीकर, इस पार्लियामेंट में बैठी हुई तमाम पार्टियां जब आवाम के पास जाती हैं तो एक बयानिया लेके जाती हैं कि उनका मकसद जो है इलेक्शन में आना, वोट का हासिल करना, उन आवाम का जो उनका राइट है, उनके मसाइल है, उसकी हल की तरफ जाना होगा। हम वादा करते हैं कि हम आपके मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे। जनाब स्पीकर, इस पार्लियामेंट हाउस में आके जो मसाइल का सामना इस वक्त इन तमाम पार्टियों को है, किसी एक पार्टी को नहीं है, उन मसले की पादाश जो हम देख रहे हैं, उनके मसाइल का हल का क्या अंजाम होगा, कौन करेगा, कौन नतीजा इसका अखज़ करेगा कि इन मसाइल को किस तरह हल किया जाए। जनाब स्पीकर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉमनैलिटीज़। क्या कॉमन है इस वक्त? सुबह से यहाँ पे जो भी तकारीर हो रही हैं, ABC, ट्रेजरी बेंचेस से, अपोजिशन से, सब इसकी मजम्मत करते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस है, हम इसके मेंबरान हैं। जब भी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल हवाला देते हैं, तो इस वक्त हमारे इस हाउस की इज़्ज़त जो है, चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल हुआ है। आप कस्टोडियन है, आपने खुद ही कह दिया है कि बदकिस्मती से ये वाक़यात होते रहे हैं। इस वक्त आपको फौरी एक्शन लेना चाहिए था कि कौन है जो इसकी आड़ में कानून के खिलाफ, के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। क्या खिलाफ वर्जी हुई है? इतवार को कानून बनता है, गजटेड नोटिफिकेशन की स्याही तो अभी भी ताज़ा होगी, कानून बनता है, FIR नहीं बने, और न कोई FIR, न कोई जुर्म, न कोई इल्ज़ाम, और मेंबरान को इस तरह रातों रात उठाया जाता है। इतनी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तो अगर आवाम के रिफा के लिए कोई हम कानून बनाए और 24 घंटों में उसका असर दिखाई दे, तो फिर हम कहेंगे कि हमने यहाँ पे हक के मेंबरानी अदा कर दिया जो हमने वादे किए थे। जनाब स्पीकर, वी आर स्ट्रांगली कंडेम्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ JUI। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। तारीख़ सियासी जमातों की तारीख़ में अगर हम देखें
स्याह वाक़यात हैं। हमारी जमात के साथ भी जो हुआ पार्लियामेंट लॉजेस पे, पार्लियामेंट हाउस में 2014 पे जो हुआ, उन सब की मजम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जमहूरी अक़दार जो जिस तरह उनको पामाल किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये किसी तरीके से भी जमहूरी अक़दार के हक़ में बेहतर नहीं है और अभी भी वक्त है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। अपना हक़ किसी के हाथ में ना दें। तमाम इदारे जो हैं अपने हदूद में रहें, अपना हक़ इस्तेमाल करें और अपना हक़ की जमहूरियत किसी इदारे को ना दें, वरना ये पार्लियामेंट जो है कमज़ोर से कमज़ोर हो जाएगी। आपका इसको ताकतवर करना है तो इस वक्त इस सीट की, इस कुर्सी की जिम्मेदारी है कि आप उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि क्यों इस तरह किया गया है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उसका एक तरीक़ाकार है, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो इस पार्लियामेंट की हमें रात को नज़र आई, ये पहले कभी नहीं थी। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी जमात भी इसमें शामिल है और हम मजम्मत करते हैं। शुक्रिया जी। अब एजेंडे पे आ जाते हैं। ये अब इस पे गुजारिश ये है कि इस पे अब बातें हो गई हैं, स्पीकर साहब इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। वो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वक्त चले जाएं, स्पीकर साहब वो कर लेंगे। नहीं, आप चेयर को डिक्टेट ना करें प्लीज़ प्लीज़। कॉलिंग अटेंशन नोटिस ऑनरेबल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। Thank you, Mr. Speaker. I would like to invite attention of the Ministry for Industries and Production. I'll give you time after this agenda. Speaker Saab, we have an agenda for today, and I think that we've spent a lot of time talking about the issues earlier. So, back to the agenda. I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. जी, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़े क्लैरिटी के साथ जिक्र करूंगा कि जो वाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरा ख्याल है जिस दिन ये बात हुई है उस दिन कोई इत्तेफाक से वहाँ पे कोई एग्ज़िबिशन थी इंटरनेशनल लाहौर में, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बाद में मीडिया टॉक होती है, वहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया। तो वहाँ भी मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि ऐसी कोई प्रपोज़ल नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तंजीम नौ की बात कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की बात कर रहे हैं और 2-3-4 ऑप्शन हैं। दूसरा, जो मुलाजमीन हैं उनको मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू सेफ गार्ड ऑल राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज़, कि एम्प्लॉइज़ का जो जितना भी हम तहफ़्फ़ुज़ है वो करेंगे और एम्प्लॉइज़ को कुछ ऐसी बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एजिटेशन हुई, बैठे, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं। मुझे वहाँ लाहौर में घर पे ही मिलते रहे क्योंकि कुछ ऐसे कोई मेरे घर पे कुछ ऐसा हुआ था सानिया। तो वहाँ जब वो आए तो वहाँ पे भी बात उन्होंने की तो मैंने बड़े बताया था। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब उनको मिले और वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो मंडे को आएंगे और बात कर लेंगे। फिर मेरे साथ उनके लीडर्स आए, वहाँ मिले और वहाँ पे भी बात हुई तो वो चले गए सारी बात सुन के कि जी ठीक है, ये बिल्कुल हमें मंजूर है। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात करते हैं उस पर भी हमने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे एम्प्लॉइज़ जो उनके लीडर हैं, आपके साथ बैठेंगे और आपके इस मशवरे से आगे चलेंगे। और यूटिलिटी स्टोर की फ़ादियत है, ये एक एसेंशियल जो सर्विसेज वाला अदारा है, जो SOEs का जो लॉ है वो भी कहता है जो एसेंशियल डिक्लेयर्ड सर्विसेज हैं या अदारे हैं वो उनको नहीं बंद किया जाएगा, ना उनको कोई उस तरह का जिस तरह ये कंसिडर कर रहे हैं या इम्प्रेशन होगा। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। लिहाजा इस पे जो ज़्यादा जो चली हुई है एक थोड़ी सी बेचैनी बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, पब्लिक में भी है और एम्प्लॉइज़ में भी है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा रहा। सर, ऑनरेबल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, यू आस्क वन क्वेश्चन। जी
I would welcome the government's decision to take back this decision of closure of utility stores, but I would like to say that this was part of a cabinet decision. So if the cabinet is going back on the decision of closure of utility stores, I would urge the honourable member to please take the House into confidence and show us the document showing proof that we will not be going down this trajectory. Thank you so much. जी, मिनिस्टर साहब. मेरा ख्याल है ये जो बात कैबिनेट की हुई है वहाँ पे कुछ मैं शायद उधर नहीं था, लेकिन कुछ एक ऐसा लफ्ज़ आया जैसे लिखा है कि वाइंडिंग अप अलोंग विद अदर ऑप्शंस. तो मैं एज ए मिनिस्टर इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात की है, मुख्तलिफ औकात में बात की है. तो मेरा ख्याल है वो जो इम्प्रेशन है, अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं और वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है. मेरे ज़हन में भी कोई ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जो इसकी वर्किंग देखी है, देखिए स्पीकर साहब, ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था. भुट्टो साहब ने, भुट्टो शहीद ने इनको इस्टेब्लिश किया था और ये एक लोगों को रिलीफ था. जो आम आदमी है उसको जो फूड आइटम्स हैं या 4, 5, 6 आइटम्स हैं उन पर रिलीफ मिलता था, सस्ती चीज़ें मिलती, सब्सिडाइज थी. उसके बाद ओवर ए पीरियड बहुत सारे इदारे बने, जिस तरह बिशप है वो एक आ गया जो, और वो बहुत बड़ा एक उसका वॉल्यूम है और उसकी सेटअप है. इस वक्त 600 बिलियन, मोर दैन 600 बिलियन की वो बिशप के ज़रिए लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है. ये यहाँ तो मेरा हाल इस दफ़ा हमने इसके लिए जो सब्सिडी की रखी है अमाउंट, वो 60 बिलियन है. 50 बिलियन जनरल सब्सिडी है, 10 है रमज़ान पैकेज का, वो ICC ने अप्रूव की है. और फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अब आज भी चल रहा है कि ICC अप्रूव द सब्सिडी फॉर यूटिलिटी स्टोर. अगर वो की है, ये 15 दिन की बात है, तो फिर उसको वाइंड अप करने की या बंद करने के लिए तो नहीं वो अप्रूव की. तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद बैतुल माल भी आ गया, ज़कात कमेटियाँ भी आ गई. एक टाइम था ज़ियाउल हक का, उसके उस टाइम पे आई. तो अब बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बड़े फोकस थे इस रमज़ान शरीफ में भी, उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया और वो ख़ुद विज़िट करते रहे. सारे मिनिस्टर्स की उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई कि आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे और यूटिलिटी स्टोर चेक करेंगे कि चीज़ें मिल रही हैं, सही मिल रही हैं, सप्लाई हो रही है और सही कीमत में मिल रही है और क्वालिटी भी. वो ख़ुद भी 5-6 जगह पे गए, इतने वो इंटरेस्टेड थे और आज भी उतने ही इंटरेस्टेड है रिलीफ के लिए जितने उस वक्त थे. तो मैं समझता हूँ इसका जो मैकेनिज़्म है वो भी बनाया जा रहा है कि क्या डिज़र्विंग लोगों को सही वो मिल रही है, कि जो सब्सिडी है, या मैं या दूसरे लोग या तीसरे लोग उसको या कोई और लोग उसको से फ़ायदा उठा रहे हैं. तो मेरा ये बेहतर चीज़ें की जा रही हैं, इसको बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहा है ताकि लोगों को सही रिलीफ मिले, जिस मकसद के लिए 1971 में ये इस्टेब्लिश किया गया था. तो मेरा हाल है ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, कमेटीज़ काम कर रही हैं और इसी पे नहीं और भी बहुत सारे इदारों पे काम कर रही हैं. जी, Sayyid Naveed Qamar Saab to ask one question. Sir, if I can remind the Honourable Minister that our member had asked a specific question. Was there such a cabinet decision to wind up utility stores? And based on what he's saying that it is not being wound up, has that decision been withdrawn? So first, I need a clarification for that. Then I have my own question, which is that since it's a collective responsibility of the cabinet, so the Honourable Minister may also answer for us regarding the winding up of the Park PWD, because PWD also, it's a twofold hit that we are getting. A, the employees are left to go around helter-skelter because they don't know what is their future and where they will go. And secondly, our schemes, including, I'm sure the Honourable Minister himself has got schemes which were being carried out by Park PWD. And right now, they have been thrown into limbo, and we don't know what will happen to those particular schemes if we are suddenly going to. There should have been an interim period over which this thing should have been done, and not one fine day just announce that you are going to wind up.
a certain department. So kindly answer that question also, since you are part of the cabinet. Minister Industries. जहाँ तक कैबिनेट का है, मैंने बताया कि कैबिनेट में जो आया वो डिसीजन मैंने बाद में जब मेरे पास आए तो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था वाइंडिंग अप अलोंग विद अदर ऑप्शंस। तो मेरा हाल है वो ऐसी बात नहीं है, मैं एक क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। तो जो कमेटी में बात हुई थी वो मेरा हाल है, हम कमेटी के बिलाल साहब भी हमारे मेंबर हैं, बड़े काबिल तरीन मेंबर हैं हमारी कमेटी के, तो वहाँ पे भी बात हुई थी। तो प्राइवेटाइजेशन की ओरिजिनली बात हुई, लेकिन स्टिल नॉट डिसाइडेड कि कौन सा ऑप्शन लेना है। और मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी उतना ही कंसर्न हूँ कि किसी तरीके से भी कोई ऐसा ऑप्शन, और फिर मैंने कहा कि जो उनके यूनियन के लीडर हैं उनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, जो भी फाइनल करेंगे। लेकिन इसमें वाइंडिंग अप वाला मसला नहीं है, लिहाजा जब वाइंडिंग अप नहीं तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो फ्यूचर है, उनके राइट्स हैं, वो सेफ गार्डन है फुली। और पाक PWD की जो बात हुई है उसका क्लोजर है जी, वो वाइंड अप कर नहीं रहे बल्कि कर दिया है। और उसमें बड़ी बिल्कुल उसमें मुख्तलिफ वक्तों में मीटिंग्स होती रही हैं और बड़ा स्पीडीली होती रही हैं। कमेटीज़ बनी, उन्होंने काम किया, कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने अप्रूव की प्रपोज़ल, और उस पाक PWD में बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफ्रेंशिएट किया गया कि मेंटेनेंस जो है, जो पाक PWD के फंक्शंस हैं, उनको डिटेल में किया गया कि ये कौन आइंदा संभालेगा। तो उस पर मैं समझता हूँ कि जो मेंटेनेंस है वो एक अदारे को दे दिया गया है, वो CDA को कहा गया कि ये आप मेंटेन करें जी। नहीं, बाकी भी बताता हूँ, बाकी जगहों भी हमने किया है सारा। आप बिल्कुल उसमें कोई ऐसे इशू है ही नहीं है जिसका मेरा हाल है कोई थोड़ा तसर गलत हो जाता है। तो उसमें मैं जो लंबी बात है जो मैं करने लगा हूँ, लेकिन वो करूँगा नहीं कि किस मीटिंग हुई, किस तरह हुआ पाक PWD का। लेकिन जो डिसीजन आए कैबिनेट से और फिर उसमें फैसला किया गया कि हैंडिंग ओवर प्रोवेंशियल नेचर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स टू प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स, उसका करेगी मिनिस्ट्री। जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडिंग वो अबालिश हो चुकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो वहाँ लेने वाला नहीं, जो प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स, देखिए प्रोवेंशियल नेचर के जो है ना, मैं उसकी मिसाल देने लगा हूँ। जब पिछली PDM की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त आपको सिंध में इशू नहीं था, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। पंजाब में ये इशू था कि वहाँ PTI की गवर्नमेंट थी, तो अगर पैसे उधर भेजे जाएँ उस डेवलपमेंट स्कीम्स के, तो वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, लिहाजा पाक PWD को दी गई और पाक PWD ने वो एक्सेप्ट की और वहाँ उन्होंने काम शुरू कर दिया। और वो कुछ ऑन गोइंग है, तो वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को देने के लिए कहा कि ये उनको दे दें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि उधर आप ही की गवर्नमेंट थी, आपके जो प्रोजेक्ट्स थे वो पाक PWD ने नहीं लिए, वो सीधे उधर चले गए। दूसरा, हैंडिंग ओवर ऑफ फेडरल नेचर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, अब फेडरल नेचर के जो हैं टू रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, मिनिस्ट्री जो आगे हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, वो मिनिस्ट्री का जिक्र है। प्रिपरेशन ऑफ टेंजिबल लीगल प्लान इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए इसको आगे हम लेके चलेंगे, एक्ट लाएंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर गोल्डन हैंडशेक सेपरेशन स्कीम, ये एक लाए हैं जो इसके मुलाजमीन हैं, जो दर्जा 4 तक हैं, वो तो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में, जिस तरह वो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं हम, कि स्वीपर हैं, प्लम्बर हैं या टेक्नीशियन हैं, वो तो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ को दे रहे हैं। जो दूसरे हैं उनके लिए हम एक लीगल यहाँ एक्ट लाएंगे, वहाँ पे उसके ज़रिए हम दे रहे हैं उनको। गोल्डन हैंडशेक तो नहीं करते, स्वेरेंस हम उसको एक स्कीम कहते हैं, जिसको आपको ज़्यादा पता होगा। उसमें उनको 1.5 जो 10 ईयर से कम के सर्विस वाले लोग हैं, जिनकी सर्विस 10 साल से कम है,
उनको 1.5 जो है ना वो सैलरीज का दे रहे हैं, जो 10 साल से ज़्यादा उनको 1.5 प्लस पेंशन दे रहे हैं। नवीद साहब 1.5 प्लस पेंशन दे रहे हैं, तो ये उनके लिए पैकेज है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है, जिससे उनका जो सिलसिला फ्यूचर वो सेफ हो जाएगा। शुक्रिया। राजा परवेज़ अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल ये आज का जो कॉल अटेंशन नोटिस है, इसके दो हिस्से थे। एक तो यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में पता किया, और ऑनरेबल मेंबर्स मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है और वो अबालिश नहीं हो रही, तो इसको भी इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये यकीन दहानी करा दी है, और ये अच्छी बात है। लेकिन ये अभाम नहीं होना चाहिए। गैर यकीनी की कैफियत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पैदा की जा सकती। इससे पहले मैं समझता हूँ इसकी इसको क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए थी। और दूसरी बात है पाक PWD की, वो इन्होंने फरमाया कि दैट हैज़ बीन एबॉलिश्ड। अब वो किन हालात में अबॉलिश हुई है वो भी मैं चाहूँगा कि अगर बता सकें। लेकिन अगर अबॉलिश हो गई है तो वो जो 25,000 एम्प्लॉयड्स लोग थे वहाँ पर जो मुख्तलिफ कैडर्स में काम कर रहे थे, क्या उनके लिए बंदोबस्त किया गया पहले, या सिर्फ उनके लिए मुख्तलिफ आपने एक वेग्स आइडिया पेश किया है कि गोल्डन हैंड शेक भी हो सकता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। उन सब लोगों को 25,000 लोगों को आपने सूली पर लटका दी। अब वो कभी मेरे पास बैठते हैं, कभी आपके पास आते हैं पूरे शहर में, कभी वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, कभी हंगामे हो रहे हैं, कभी यहाँ पर सिटिंग्स हो रही हैं। तो जनाब आप यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर, मैं ज़ाती तौर पर आपका बड़ा एहतराम भी है सर। इसको आपने इस गैर यकीनी कैफियत में से पहले उन जो एम्प्लॉइज़ थे उनको निकालना था, उनके लिए कोई ठोस आपने लाया अमल तैयार करना था, उनको कहीं आपने यकीन दहानी करानी थी कि आपके मुस्तकबिल महफूज है। अब 25,000 लोगों के पीछे कितने लोग होंगे? अगर 5-6 भी लगाते हैं तो ये लाखों लोगों की जिंदगियों की बात है, उनके रोजगार की बात है। अगर आप ये कहना चाहें, ये जस्टिफिकेशन करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे आजकल मैं समझता हूँ कि स्यूडो जो फिलोसोफर हैं वो कर रहे हैं कि भाई आप राइट साइजिंग पे जाएं और लोगों को नौकरियों से निकाल दें, लोगों की पेंशन बंद कर दें, आप इंपोर्ट्स पे जो है वो एम्बार्गो लगा दें, आप जो है वो किसी किस्म का इंपोर्ट्स नहीं होने देंगे तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक हो जाएगा। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलेगी। आपने यहाँ ये दिस इज़ द फोरम, काश यहाँ पर ये डिस्कस होता कि इस मुल्क के 25,000 लोगों को अगर हमने अनएम्प्लॉयड करना है तो उसका हमारे पास क्या जवाज़ है, और अगर वो आज बस ज़रूरी है तो हमने उनको सिक्योर करने के लिए कौन से इकदाम किए। जनाब वाला, आज भी मुझे पता है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है इस मुल्क। हम क्यों बेरोज़गारों की एक और फौज और जत्थे तैयार कर रहे हैं? आज आपको जो अनरेस्ट नज़र आती है, जो माशरे में नतात नज़र आता है, बुनियादी तौर पर यह है कि लोग जो हैं उनके परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, माशी तौर पर बदहाली है। इस हालात में, इस बैकड्रॉप में मैं वज़ीर मौसूफ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कोई ठोस प्लान जो है यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस दें कि इन 25,000 लोगों को जिनका रोज़गार आप छीनने जा रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है। शुक्रिया। मिनिस्टर इंडस्ट्रीज। दोबारा हमारे बहुत ही काबिल एहतराम फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, स्पीकर भी हैं। मैं क्लैरिटी के साथ ये कहें कि आपने थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है या ऐसा क्लैरिटी के साथ बात नहीं की गवर्नमेंट ने। जब मुझे यूटिलिटी स्टोर की बात करने लगा तो जब मुझे यूनियन के कुछ लीडरान 4-5 लीडर्स थे उनके मिले, मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई, तो उसके बाद एक उनके मशवरे से प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज क्लैरिटी के साथ सारे टीवी पे चली और अखबारात में भी अगले दिन आई, और मैं समझता हूँ उसमें कोई अब एम्बिग्यूटी नहीं, ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई ऐसी बात है। यूटिलिटी स्टोर वाले काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है।
पाक PWD वाली बात की तो ये कहते हैं कि उसमें डिस्कस होता, तो मैं समझता हूँ कि वाइंडिंग अप ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उसको वाइंड अप करना। उसके हैं कुछ वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ बड़ी सही वजूहात हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप कैबिनेट में आएँ ताकि आप भी वहाँ पे डिस्कस करें। अगर आपके जहन में कोई चीज़ है तो आप वहाँ पे डिस्कस हो जाए, तो आप वो मेरा बेहतर हो अगर आप उधर हों तो दूसरी बात यह है कि उसमें बड़ी उसमें क्लैरिटी है उन लोगों के साथ। एक तो 25,000 लोग नहीं हैं, वो राज साहब 7,000 लोग हैं मेरा हाल। वैसे एक 3300 है, फिर दूसरा एक सेक्शन है 3300 है। पाक PWD यूटिलिटी तो को छोड़ दे, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा मिला के लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल ही सब कुछ इकट्ठा कर दिया। अच्छा बेरोजगारी तो और बड़ी। नो क्रॉस टॉक, आप चेयर को एड्रेस करें। सॉरी सर। तो पाक PWD का जो है उनको बिल्कुल जो स्कीम आ रही है वो हाउस में आएगी। यहाँ पे जो एक्ट है सिविल सर्वेंट एक्ट, उसमें अमेंडमेंट लाई जा रही है और ये हाउस ने उसको पास करना है। उनके जो फ्यूचर के लिए जो सेफ गार्ड है या उसको कवर किया जा रहा है। तो दूसरी एक अथॉरिटी भी पाक PWD के एक नई अथॉरिटी जो है वो बन रही है, जिसमें ये काफ़ी सारे उस पर वो है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एसेट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कुछ जो एसेट्स मैनेजमेंट है या उसकी डेवलपमेंट है, कुछ इनको ट्रांसफ़र होंगे। ये चीज़ें बेहतर की जा रही हैं ओवर ए पीरियड। अगर कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है और एम्प्लॉइज़ का भी फ्यूचर जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है कि उसको वो उनको सेफ गार्ड किया जाए, तो मेरा ऐसा इशू नहीं है जो इस वक्त बात हो रही है। जी जी राजा अशरफ परवेज साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि PWD को अबॉलिश करके हम सोच रहे हैं कि एक और नई एक बॉडी बनाई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि आप PWD को इम्प्रूव करते, इसमें जो कमज़ोरियाँ थी उसको दूर करते। अगर हम सिर्फ ये कहें कि एक महकमा जो है उसमें रिश्वत है, उसमें करप्शन है, तो कल मैं किसी महकमों के नाम नहीं लेता, तो कोई महकमा भी अगर कोई आदमी कहता है कि इसमें करप्शन है तो क्या उसका ये हल होगा कि सारे महकमे को ख़त्म कर दिया जाए? इस तरह तो करप्शन तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी अगर आप तमाम महकमे ख़त्म कर दें और सारे महकमों को अबॉलिश कर दें, तो आई कैन अश्योर यू कि देयर वुड बी नो करप्शन इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक यकतरफा फैसला है और वज़ीर मौसूफ से मेरी गुजारिश होगी कि वो इस पर ज़रूर गौर करें, कैबिनेट में भी ये बात करें, और यहाँ अगर आप लेकर आएंगे हमारे पास इस पार्लियामान में, तो वो लेकर आएँ कि ये जो 10,000 है, 15,000 है, 25,000 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में आपने क्या फ़ैसला किया है, और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नया सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं वो क्या है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये मिनिस्टर साहब आप इसको क्लब कर लीजिएगा। अभी ये होता नहीं है कि आप दूसरी दफ़ा टाइम दें, मगर ऑनरेबल स्पीकर साहब थे तो आई यूज़ माई डिस्क्रेशन कि उनको टाइम दिया। तो एजाज़ हुसैन जखरानी साहब सवाल कर लें, उसके साथ इसको जवाब दे दें। जी एजाज़ हुसैन जखरानी साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, यहाँ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को क्लोज़ करने नहीं जा रहे हैं। सर अभी तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये एक तूफ़ान बरपा था यहाँ इस्लामाबाद में। यहाँ पूरे मुल्क से यूटिलिटी स्टोर्स के एम्प्लॉइज़ इकट्ठे हुए थे, उनकी मैनेजमेंट इकट्ठी हुई थी। कुछ तो था जिसकी वजह से ये लोग इकट्ठे हुए थे, और मैं इसका क्रेडिट फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देता हूँ और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे थे, मेरे चेयरमैन साहब ने मुझे डेलीगेशन के साथ भेजा और कहा कि आप जाके उनके साथ बात करें, उनको बताएं जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है
यहाँ असेंबली में यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने नहीं दिया जाएगा। मैं गया अपनी डेलीगेशन के साथ, मैंने वहाँ उनसे मिला, वहाँ मैंने स्पीच की, हमारे डेलीगेशन के जो मेंबरान थे उन्होंने भी वहाँ स्पीच की। उसके बाद गवर्नमेंट प्रेशर में आई और फिर उन्होंने ये डिसीजन वापस लिया। यहाँ ये कह देना कि कैबिनेट में ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल ऐसी बात थी, ये बंद करना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कह रहे हैं हम बंद नहीं कर रहे, तो अच्छी बात है। मैं इनको ये मशवरा देता हूँ, आइंदा इस तरह का आपका प्लान हो, प्लीज़ आप एम्प्लॉइज़ का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर आपका साथ दे रही है तो आप ऐसी चीज़ें में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें। हम मुफ्त में आपका साथ नहीं दे रहे कि आप लोगों को नौकरी से निकालें। दूसरी बात यह है कि हम नौकरियों के एम्प्लॉयमेंट के खातिर उनके साथ रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने की पाक PWD की, पाक PWD की जो बात की है उन्होंने, ये कह रहे हैं कि उनके लिए हमने अल्टरनेट किया है। सर होना तो ये चाहिए था कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके, सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमीशन पास किया पाक PWD में, जिन्होंने जो अभी 18-19 ग्रेड में आ गए, सर उनको ये निकाल कर फेंक देंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? या तो ये बताएं कोई सरप्लस पूल ये ले आए, उसमें उन एम्प्लॉइज़ को, छोटे एम्प्लॉइज़ को भी डालें और जिन्होंने कमीशन पास किया उन लोगों को भी उसमें डालें। और दूसरा सर, यहाँ कहा गया कि वाइंड अप कर दिया PWD को। सर यहाँ हमारे ऑनरेबल MNAs के फंड्स एलोकेट हुए थे, पैसे एलोकेट हुए थे, अब उनको बताया जा रहा है कि पाक PWD ख़त्म हो गया तो उनके पैसे भी लैप्स हो गए। उनकी डेवलपमेंट कहाँ जाएगी? जो लोग उन्होंने वायदे किए अपने अवाम के साथ कि हमने आपको ये डेवलपमेंट स्कीमें दी, अब उनके स्कीमों का क्या होगा? यहाँ 3-4 मेरे ऑनरेबल MNAs हैं, उन्होंने तो अपने नाम भी बताए कि उनकी स्कीमें, उन्होंने कहा कि अब पाक PWD नहीं है तो आपकी स्कीमें भी ख़त्म है। तो ये भी बताया जाए उन स्कीमों का क्या होगा, वो पैसे उनको कैसे मिलेंगे? थैंक यू जी। मिनिस्टर साहब ये काइंडली ये दोनों जवाब दीजिएगा, राजा साहब का भी और जखरानी साहब का भी। जी थैंक यू सर। मैं फिर वही कहूँगा कि मेरा काफ़ी रेपिटेशन के साथ बात हो रही है। यूटिलिटी स्टोर का तो मैंने बताया, क्रेडिट बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश करती हैं कि वो अपना क्रेडिट ले, लेकिन ये इसमें दुरुस्त है कि ये 1971 में भुट्टो शहीद ने बनाया था और बड़ा ये इसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी स्टोर है लेकिन यूटिलिटी भी इसकी है। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने इनके जो प्रोटेस्ट था उससे पहले लाहौर में फ्राइडे था या सैटरडे, वहाँ पे एग्ज़िबिशन थी, शायद 23 या 24 तारीख थी, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन थी। वहाँ पे मैंने मीडिया को बताया, जो टीवी पे हर जगह पे आया कि हम इसको वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज या वाइंड अप दिस यूटिलिटी स्टोर। तो बाद में जब वो मुझे मिले तो उस वक्त भी वो सेटिस्फाई हुए और इस वक्त वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और वो काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं है। उनको क्लैरिटी के साथ बता दिया गया कि आपने, बल्कि मैं थोड़ा नाराज़ उनसे हुआ कि आपने ये क्यों किया सारा कुछ, तो वो उसके पास उनका जवाब नहीं था। मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, वो थोड़ी सी माजरत खा थे कि जी हमें नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा आप मुझे उधर भी मैंने मिले, मैंने बता भी दिया और आज भी बता रहा हूँ। मुझे तो पहले आप जब भी आपको मसला हो मेरे पास आएँ, मिनिस्टर मैं हूँ। कुछ मिनिस्टर्स के उन्होंने बयानों का जिक्र किया, तो मैंने कहा मिनिस्टर मेरे बयान के बाद प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ कहें तो वो तो क्रेडिबल है। अगर मिनिस्टर कोई इधर उधर की बात कोई कर देते हैं तो शायद वो इतनी क्रेडिबल नहीं होती, ना समझनी चाहिए, क्योंकि महकमा हर एक का अपना होता है, वो डेप्थ में जानते हैं वो क्या रहा है। तो यूटिलिटी स्टोर का रेस्ट श्योर के कुछ नहीं ऐसा सिलसिला। पाक PWD की बात है, बिल्कुल है, हम उसको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये अथॉरिटी जो बन रही है वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट हमेशा होनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि एम्प्लॉइज़ का जो फ्यूचर है या उनकी जो नौकरियां हैं या उनके राइट्स हैं वो ज़रूर सेफ गार्ड होने चाहिए, प्रोटेक्ट होने चाहिए। हमारी PMLN कमिटेड है। जहाँ बात ट्रेड यूनियनिज्म की जाए तो बहुत कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी की, जब 70 में जब ये आए तो। लेकिन यहाँ मैं भी बताऊँ कि जो PMLN ने मज़दूरों के लिए किया है वो भी पंजाब में मेरा हाल उसकी मिसाल नहीं मिलती। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए जो तालीम के लिए, सेहत के लिए, उनके दूसरे मामलात के लिए जितना किया है वो भी मेरा हाल एक तारीख़ है और बहुत बड़ा काम किया मज़दूरों के लिए।
लिहाजा PMLN इज़ आल्सो कमिटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। तो वो जो आप बात कर रहे हैं पूल की तब बात होती है जब कोई और कोई ऐसा पैकेज ना हो या कोई ऐसी कोई लीगल फ्रेमवर्क ना अवेलेबल हो। तो इसमें हम जो ला रहे हैं यहाँ आपके पास एक पैकेज और लीगल उसको कवर होगा, पार्लियामेंट पास करेगी, तो वो मेरा उससे ज़्यादा सेफ गार्ड क्या हो सकता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए वो सारा कुछ हो जाएगा। तो पूल में बिल्कुल पूल सरप्लस लोग वहाँ पूल में चले जाते हैं, वाए दिन जाते रहते हैं। वो मेरा हाल है उसमें तभी होता है जब कोई और गुंजाइश ना हो। तो जो सरप्लस होगा वो डेफिनेटली वो पूल में जाएंगे, वो सरप्लस पूल में, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि अब सारे सेटिस्फाई हो गए होंगे, लेकिन अगर और फिर किसी ने रेपिटेशन जी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। जी मिनिस्टर साहब का माइक खोलें। एक मिनट डॉक्टर साहबा। स्पीकर साहब, नहीं मैंने पहले ही बताया था जो फंड हैं प्रोवेंशियल जो नेचर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिए गए हैं। जिस तरह मेरी स्कीमें थी, PMLN की स्कीमें थी। नहीं आपके तो मसले ही नहीं है। पहले पीपल्स पार्टी को मैंने शायद नहीं रजिस्टर करा सका कि जब MNA की स्कीम आई PDM की गवर्नमेंट में, तो उस वक़्त हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती हैं, वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है फंड प्रोवेंशियल को। लेकिन जो हमारे यहाँ क्यों पंजाब में PTA की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे पहले भी हमें एक्सपीरियंस था, अगर कोई पैसा गया तो वहीं वो उन्होंने कहा जी बस रहने दें, ये कहीं नहीं जाएगा, ना लगेगा ना एग्जीक्यूट होगा। सिंध में आपकी गवर्नमेंट थी, आपने सिंध में ट्रांसफ़र कर दिए। हमारे जो पैसे थे वह हमने PWD को दे दिए, PMLN वालों ने, पंजाब वालों ने, और KP के भी इसी तरह ही था। तो वहाँ पे जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं हमारी पंजाब में, वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को अभी रिकॉर्ड 15 तक डेडलाइन है, जा रहा है कि ये प्रोवेंशियल ये स्कीम्स हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और ये पैसा उनका बाकी है, जो कॉस्ट है उसकी, वो आपको ट्रांसफ़र की जा रही है। मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं ना, अभी 15 को जा रहा है ना जी, आप 15 तारीख को ये जी जी नवीद कमर साहब का माइक खोलें। Sir, in the execution of the SDG funds, obviously the choice was to either transfer them to the provincial executing agencies or to retain the federal executing agency, which was Park PWD. We found it prudent to use Park PWD as the executing agency. और वो काम तकरीबन 90% complete हो चुका है, लेकिन वो जो आखिरी 10% है उसमें आके आपने जो है वो तलवार लगा दी PWD पे, तो अब वो लिम्बो में गया है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं ट्रांसफ़र हुए, ना ही कोई एक्सटेंसिव कोई इतनी कम से कम सिंध गवर्नमेंट के साथ फेडरल गवर्नमेंट की इंटरेक्शन नहीं हुआ कि ये स्कीम्स आप किस तरह से उठाएंगे, फंड्स कहाँ हैं और कैसे ट्रांसफ़र होंगे। None of that transition has taken place. That is why I was suggesting कि when you do these kinds of things, इसको आप suddenly तलवार नहीं लगाते, उसको कुछ टाइम तो देते हैं कि वो ट्रांजिशन पीरियड तो कंप्लीट कर दें। जी मिस्टर साहब एक क्लब कर लीजिएगा, एक मिनट डॉक्टर साहब सवाल पूछ लें, फिर आप दोनों का जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा। जी डॉक्टर नफीसा शाह एक सवाल कर लें, फिर दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। जब से ये कैबिनेट बनी है, दो वर्ड्स हम बार बार सुन रहे हैं और अखबारात में, अनफॉर्चुनेटली इस हाउस में नहीं, अखबारात में, और वो क्या लफ्ज़ हैं? एक है राइट साइजिंग, एक है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग। और उनमें एक एस्टिमेट के मुताबिक, वो भी अखबार में पढ़ा है कि 60,000 मुलाजिम और पता नहीं कितने नंबर्स ऑफ SOEs जो हैं ये फ़ारग करने वाले हैं। 60,000 मुलाजमीन जनाब स्पीकर, ये 60,000 ज़िंदगियाँ हैं, ये 60,000 फैमिलीज़ हैं, इनके चूल्हे जो हैं बुझने वाले हैं। मुझे अफसोस ये होता है कि इस डाउन साइजिंग राइट्स, पहली बात ये है
कि रियासत पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी नहीं है। लिमिटेड कंपनीज में आप डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग करते हैं। अगर कंपनी जो है वो डूब रही होती है फिर आप मुलाजिम निकालते हैं। पाकिस्तान एक रियासत है और फलाही रियासत है, इसमें ये डाउन साइजिंग राइट साइजिंग क्या है? आई अंडरस्टैंड वी ऑल हैव टू डू रिफॉर्म्स, आई अंडरस्टैंड कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, लेकिन जिस बॉन्डे तरीके से आप डेली की बुनियाद पे और एक कहम मचा हुआ है, एक अनसर्टनटी है, एक तोड़ फोड़ है वफाकी हुकूमत में जो अनएक्सेप्टेबल है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जो इनके हेड हैं रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी के या मेंबर हैं, वो अभी मैं सवाल पर आती हूँ, लेकिन कैसर बंगाली साहब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन द नेम ऑफ राइट साइजिंग डाउन साइजिंग आप 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमों को तो आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, 16 ग्रेड से अंडर जो मुलाजमीन हैं उनको आप धड़ाधड़ नौकरियों से निकाल रहे हैं। सो माई क्वेश्चन इज, एंड ऑल्सो दीज आर जस्ट नॉट जॉब्स, दीज आर इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर डिलीवरिंग। जनाब स्पीकर, PWD सिर्फ जो कह रहे हैं कि करप्शन करप्शन, ये पाकिस्तान का इंजीनियरिंग कोर है। और मैं मिनिस्टर साहब को बताती चलूँ कि हमारे इंजीनियर्स इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, बिकॉज इनके पास यहाँ जॉब्स नहीं है, ना हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से हमारे कोई प्लान्स हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट द सो कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शुड कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड टेल अस कि ये 60,000 मुलाजमों को जो एक कहम मचा हुआ है वफाकी हुकूमत में, ये क्या रीस्ट्रक्चरिंग है, ये क्या रिफॉर्म है, क्या करने जा रहे हैं? For God's sake, do not use the word downsizing. This is not a limited company. ठीक है, शुक्रिया जी। मिनिस्टर इंडस्ट्री, ये दोनों सवाल का जवाब नवीद कमर साहब का और ये डॉक्टर साहब का प्लीज दीजिएगा। पहले तो नवीद कमर साहब ने जो कहा है, देखें वो मैंने एक मिसाल दी, अगर MNA जिस MNA ने भी ऑप्ट किया कि हमने अपना पार्क करना है पैसा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी PWD में, तो उसका मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि वो ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट्स प्रोविंसेस को जा रहे हैं, रेलेवेंट प्रोविंसेस को, और वहाँ पे पैसा जो PWD के पास है वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। लेकिन कुछ पैसे ऐसे हैं जो जब केयर टेकर आए हैं, मिस्टर स्पीकर सर, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उसने आके हमारे MNA स्कीम्स के पैसे जो रिलीज़ नहीं हुए थे वो आके उन्होंने ख़त्म कर दिए, जिसको दोबारा कैबिनेट में टेकअप आपने किया हुआ है। और अब वहाँ बात की है कि जी जो पैसे हमारे उस वक्त रिलीज़ नहीं हुए थे, आपने कहा था कि अगले क्वार्टर में हो जाएंगे, वो तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुए और उधर आधे जो प्रोजेक्ट्स आधे बनी हुई हैं स्कीमें, तो उन्होंने चेक करवाई हैं थ्रू सही प्रोसेस कि जो स्कीमें ऑन गोइंग हैं और उनके पैसे रिलीज़ नहीं हुए, यहाँ पे ख़त्म कर दिए गए थे केयर टेकर में, वो दोबारा उस पर कमेटी बनी है, स्टीयरिंग कमेटी वो कर रही है और वो पैसे रिलीज़ फेडरल गवर्नमेंट कर देगी, वो पहुँच जाएंगे। रहा बाकी जो नफीसा साहबा ने बात की है, देखिए सर बात ये है कि बातें बिल्कुल सारी ठीक हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स होनी चाहिए और ये एक अच्छा प्रोसेस होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स पे जाना होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, डिलीवरेंस के लिए, अच्छी वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो PWD की बात हो रही है उसमें जो इम्प्रेशन है कि वहाँ से इंजीनियर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा है सच इंजीनियर, क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं, और जो जिस तरह माफिया वहाँ बना हुआ था उसको उसमें बेहतरी लाने के लिए उस जो उनका मैंडेट था उसके लिए एक अथॉरिटी नहीं बनाई जा रही है। वहाँ भी इंजीनियर आ जाएंगे, वहाँ भी कंसल्टेंट आ जाएंगे, वहाँ वो अच्छा काम करेंगे। ये बेहतरी की तरफ एक कदम है। लोगों ने तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है कि एक ऐसा अदारा जो ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन ही नहीं बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म, उसका कोई हाल ही कोई नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि बजाय उस पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते जिससे रिज़ल्ट निकलता ना, तो बेहतर है जो हम इस वक्त कर रहे हैं कि उसको वाइंड अप किया है, उसके जो फंक्शंस हैं वो बेहतर जगह पे पार्किंग की है उनकी, और जो अथॉरिटी बन रही है वो रेगुलेट करेगी सारा कुछ।
थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया जी। आइटम नंबर 11 सैयद नवीद कमर साहब, आप ये मूव करें। इसके बाद कॉलिंग अटेंशन नोटिस। Please. So I beg to seek leave under sub-rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Amendment in Rule 119 of the Rules of Procedure. That in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, in Rule 119, after sub-rule 1, the following proviso shall be added, namely, provided that in order for a constitutional amendment bill, at least 1/4 of total membership may stand in the seats to allow the amendment to be introduced. जी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। जो ऑनरेबल सीनियर मेंबर नवीद कमर साहब ने रूल 119 की अमेंडमेंट मूव की है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, इट मे बी रेफर टू द कंसर्न कमेटी सर। जी जी रेफर टू द कमेटी। जी जी आइटम नंबर 23 मिस कॉलिंग अटेंशन नोटिस आलिया कामरान साहब का माइक खोले। जी कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे। नहीं सर, आप किस तरह से रूल्स को अमेंड करने जा रहे हैं, वो भी आईनी तरमीम के लिए। आप किस तरह से उन स्टेक होल्डर्स जो पार्टियां आपकी तमाम पार्लिमानी जमातें उनको किस तरह से बाईपास कर सकते हैं? ये कमेटी में बात करें ना सर। क्यों कमेटी में? नहीं, आप कमेटी को रेफर कर दिया, आप कमेटी में बात करें। आपने ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे बोलना है, प्लीज पढ़ें इसको। चलिए जी, शुक्रिया जी सर। जी मोहतरम, साथ ही मैं आपका शुक्रिया, आपने कॉलिंग अटेंशन ले लिया, लेकिन सर एक मोदबाना गुजारिश आपसे मैं ये करूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है सर कि जितना सर प्लीज सर आप मेहरबानी कीजिए। अभी आपने ये जो खुला तजाद यहाँ पे रखा, नहीं सर, हुकूमत का कॉलिंग अटेंशन फिर आप एक सवाल कीजिएगा। कॉलिंग अटेंशन सर, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे हुकूमत जितना टाइम नहीं टेकअप करना है, थोड़ा मैं कल के लिए रेफर कर देता हूँ अगर आपका टाइम नहीं है। सर आपका तजाद नजर आ रहा है, आप पढ़ेगा फिर मैडम। सर मैं आपसे टाइम मांग रही हूँ, मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। आप इतने सीनियर मेंबर हैं, इस तरह ना करें। जी जी जी। मैं वजीर बराए ख़जाना व महासिल की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी, जो कौमी बचत पाकिस्तान की जानिब से शरीयत पे मबनी बचत स्कीमों की बंदिश से मुतल्लिक है। शुक्रिया। मिनिस्टर फाइनेंस। जी बहुत शुक्रिया सर। जो ऑनरेबल मेंबर ने जिस इशू की तरफ निशानदेही की है सर, मैं हुकूमत की तरफ से इनको यकीन दहानी करवाता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ कमिटेड कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स और इस्लामिक बैंकिंग का फ़रोग़ करना है। ये जिन CDNS की जिन स्कीमों की शरिया कंप्लाइंट स्कीमों की बात कर रही थी, वहाँ पे 2 स्कीम्स हैं जो CDNS आपकी इस्लामिक शरिया की बेसिस पे चलाती है। एक तो सरवा सर्टिफिकेट है जिसके अंदर 1, 3 और 5 साल के इंस्ट्रूमेंट्स को जारी किया जाता है, और इसके साथ साथ सेविंग अकाउंट्स जिस तरह इस्लामिक बैंकों के अंदर अकाउंट होते हैं वो भी CDNS करता है। और ये दोनों स्कीमें थी सर, जुलाई 2023 के अंदर लॉन्च हुई थी, और तकरीबन 8-9 महीने इन्होंने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है, 8-9 महीने चली थी, और तकरीबन 70-80 अरब के ये इंस्ट्रूमेंट्स जारी हुए थे, जिसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था। सर उसकी वजह क्या है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, और इसको आगे दोबारा किस तरह से बहाल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है मैं वो भी आपको बता दूँगा। सर इस्लामिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एसेट बैक्ड होते हैं, तो हुकूमत को सबसे पहले तो अनइनकम्बर्ड एसेट्स की निशानदेही करनी पड़ती है, उसके एवज़ ये इंस्ट्रूमेंट्स को लॉन्च किया जाता है और उतनी अमाउंट के इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में ऑफ़र किए जाते हैं, और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को आप सकूक के लिए भी ऑफ़र करते हैं और सरवा सर्टिफिकेट के लिए भी करते हैं। तो जो क्वेश्चन एसेट्स का मौजूद था पिछली जो 2023 के अंदर जिनको किया गया, जिसके अंदर ये सियालकोट लाहौर मोटरवे थी, इस्लामाबाद की मेट्रो थी, उसके अगेंस्ट 80 अरब के तकरीबन सर्टिफिकेट्स जारी हो गए थे। अब हुकूमत ने दोबारा तकरीबन 1000 अरब के नए एसेट्स को वैल्यूएट भी करवा लिया है, उसके NOC भी ऑब्टेन कर लिए हैं, और इसी महीने उसके एवज़ तकरीबन 50 अरब के नए सर्टिफिकेट्स जो शरिया कंप्लाइंट होंगे, जिनकी तरफ मैडम ने यहाँ पे निशानदेही की है, इंशाल्लाह ताला इशू भी हो जाएगा और हुकूमत पूरी तरह से स्कीम को आगे लेके चलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मिस आलिया कामरान साहिबा टू आस्क 1 क्वेश्चन।
सर मुझे भी इतना ही टाइम दीजिएगा जितना आपने हुकूमत को दिया था तवज्जो दिलाने के लिए। सर मोहतरम, आप जानते हैं कि सूद और जो सूदी मामलात हैं मोहतरम, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग के ज़िम्मे में आता है। और बदकिस्मती है कि मेरा मुल्क गुज़िश्ता 77 साल से ये जंग लड़ रहा है, बावजूद शरीयत कोर्ट के सर फैसले के, जिसमें इन्होंने कहा कि जी हाँ ये स्कीमें मुतारिफ़ की गई थी। क्योंकि मोहतरम, जब हुकूमत मुत्तफ़िक है इस चीज़ पे कि मुल्क को सूदी निज़ाम से पाक कर दिया जाए और शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 2028 तक तमाम सूदी बैंकारी को ख़त्म करके इस्लामी बैंकारी जो है वो राइज की जाएगी, तो मोहतरम हम इस वक्त 2024 का आखिरी गुजरने वाला हो गया, ख़त्म हो रहा है, तो हमने क्या इब्तदा की है वो नज़र आ रही है। मोहतरम, मेरे एक सवाल का जो जवाब दिया गया हाउस में, जिसमें कहा गया कि जिन्होंने कहा कि 70 अरब हैं 8 माह के अंदर, ये सर 74 अरब 8 माह के अंदर सर जमा हुआ। तो क्या जब हम ये स्कीमें लॉन्च करते हैं तो क्या वो प्लानिंग कोई नहीं की जाती कि अगर इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो हमें इसे किस तरह से यूटिलाइज़ करना है? और सर जब कोई अदारा कोई कमिटमेंट करता है लोगों के साथ कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो सर ये एक अदारे की नाअहली है। मोहतरम, मुझे वो कट ऑफ डेट दे दीजिए कि जिस डेट के तहत जो है ये स्कीमें दोबारा शुरू की जाएंगी, और अगर इनको इसके इस्तेमाल का पैसे का सर मसरफ नहीं आ रहा तो उलमा कराम से और साइन करवा लेते तो आपके 5 मेंबर और सवाल कर लेते। जी मिनिस्टर फाइनेंस। जी डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी जो ऑनरेबल कुलीग हैं उन्होंने शायद सवाल का जो मैंने जवाब दिया समझ नहीं सकी। मैंने उनसे कहा था कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करने के लिए आपको एसेट्स दरकार होते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई इनकम्बरेंस ना हो। तो जिनकी निशानदही जब हुई थी तो मैंने बता दिया, लाहौर सियालकोट मोटरवे और जो आपकी मेट्रो थी इस्लामाबाद की, उसके एवज़ हमने वो 70 अरब के सर्टिफिकेट किए थे जारी, जो 8 महीने के अंदर जितना क्वेश्चन था उनके सामने वो सर्टिफिकेट जारी हो गए थे। वो पैसे इस्तेमाल कहाँ हुए थे वो तो एक अलहदा चैप्टर है, वो हुकूमत किस तरह अपने खसारे को अपनी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए करती है वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। अब जो इन्होंने बात की कि इस्लामिक बैंकारी के फ़रोग के लिए हुकूमत क्या कर रही है, तो मैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि 30% डिपॉजिट के अंदर इंक्रीज इस्लामिक बैंकों का आया इसी हुकूमत के नीचे, तो इंशाल्लाह ताला उसकी फ़रोग के लिए भी काम करेंगे। और जो ये सर्वा सर्टिफिकेट है उसके लिए नए असासा जात की निशानदही हो गई है। 50 अरब के करीब तकरीबन एसेट्स जो हैं इस मकसद के लिए उनको अपोर्शन कर दिया गया और इसी महीने वो नए सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है इनकी तसल्ली हो गई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइटम नंबर 3 मिस्टर दानियाल चौधरी साहब। सर मैं जनाब स्पीकर पहले पढ़ लूँ या थोड़ा सा आपको कोई बयान करना है वो कर लूँ कि इसके ऊपर जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अपनी सेनेट में, और उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये जो बिल है इस तरह का मोहसिन दावड़ साहब ने भी इंट्रोड्यूस किया था, वो कमेटी पे गया था और उन्होंने इसको सपोर्ट किया था सेनेट में भी। तो आई विश टू मूव that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024। जी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन प्लीज। सर ये ऑलरेडी बिल सेनेट में आ चुका और सेनेट में भी सर इसको कमेटी को रेफर कर दिया गया था। तो हम समझते हैं कि ऑनरेबल मेंबर जो हैं दानियाल चौधरी साहब, इन्होंने जो बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ़ इट कैन बी रेफर्ड टू दी कंसर्न्ड कमेटी। और इस बिल में सर स्पीडी जस्टिस के हवाले से, पेंडेंसी ऑफ केसेस के हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं। तो ये कमेटी इसको सर कंसर्न्ड कमेटीज़ को देख ले तो हमें कोई इतराज़ नहीं। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. जी
आइटम नंबर 4, जी आप ये माइक पे बोलें, माइक खोलें अचकज़ई साहब का। आपने, मैं चीख रहा था, आप नहीं सुन रहे थे। ये बड़ा अहम वो है, आपने कमेटी को भेजा, ये गलत है। देयर इज नो quorum। जी, quorum is pointed out, count be made। जी, हाउस इज इन ऑर्डर। जी, आइटम नंबर 4, दानियाल चौधरी साहब। दानियाल चौधरी साहब इंट्रोड्यूस करें। आइटम नंबर 4 कौन सा है? जी जी, दानियाल चौधरी साहब इंट्रोड्यूस करें। Sir, I wish to move that leave to introduce the bill further to amend the Supreme Court Number of Act Judges 1997 Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. The bill in question stands introduced. Item number 5, Mr. Sohail Sultan साहब मौजूद हैं? नहीं है? Okay. Item number 6, Mr. Sohail Sultan साहब नहीं है? हाँ, maybe dropped, not present. Item number 7 भी वही है, सुल्तान सोहेल साहब नहीं है। Item dropped, Mr. Sultan. Item number 8, Mr. Sohail Sultan साहब dropped. Item number 9, Nuzhat Sadiq साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2024. जी, मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट। जी, तारड़ साहब का माइक खोलें। ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, इसमें जो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का प्लान दिया गया है टू एड्रेस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें कोई इतराज़ नहीं अगर ये कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए सर। ये मुनासिब होगा कि कंसर्न कमेटीज़ को एग्जामिन कर लें। Okay, now put the motion to the House. The question is that leave to introduce a bill further to amend Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Mr. Nuzar Sadiq Sahiba to introduce the bill. जी जी शुक्रिया। वैसे मैं इसके बारे में बता देती अगर आप इजाज़त दें, मगर आपने कमेटी को भेजा जैसे आप जी टाइटल पढ़ दें। जी जी टाइटल अच्छा जी। I wish to introduce the bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2024. जी the bill in question stands introduced. Thank you. ये जी सैयद रफ़ीउल्लाह साहब, आइटम नंबर 15। सर आइटम नंबर 3 नहीं, आइटम नंबर 15 पढ़ लेता हूँ। मूव करें 15। अच्छा 15 बोला तो इसके बाद हाँ बैठे। अच्छा सर हाँ आइटम नंबर 14 कर लें, पहले कर लें। जी जी पढ़ें। मोहम्मद मुइन आमिर पीरजादा साहब जी पढ़ें। जी सर। Sir, I have to move following resolution that this House is of the opinion that the government should provide medical, mobile and motorcycle insurance to the motorcyclists like rider of Food Panda, Bikea, etc. who deliver food and daily use item through state life insurance, and in this regard all expenses should be borne by the government of Pakistan. जी शुक्रिया। Now I put the resolution to the House. The House is of the opinion that the government should provide medical, mobile, motorcycle insurance to motorcyclists like riders of Food Panda and Bikea, etc., who deliver food and daily use items through state life insurance. In this regard, all expenses should be borne by the government of Pakistan. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. Sayyid Rafiullah Sahab. बहुत शुक्रिया सर। एजेंडे सेट के थोड़ी बात की इजाज़त दे दें। नहीं आप पढ़ें इसको प्लीज़, ये एजेंडा करने दें, उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आते हैं। थैंक यू सर। सर इस ऐवान की राय है कि हुकूमत एथलीट्स की तैयारी में मुकाबलों के लिए फंड्स में खास हाजिर ख्वाह इजाफा करे, कौमी खेलों के प्रोग्रामों को फ़रोग़ के लिए फौरी इक़दाम करें। Now I put the resolution to the House. The House is of the opinion that the government should take immediate steps to enhance national sports program for substantially increasing funds for athletes' development and competitions. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. Dr. Mehreen Bhutto Sahiba हैं इधर हाउस में? नहीं है, ड्रॉप्ड। आइटम नंबर 17 शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। इस ऐवान की राय कि हुकूमत माने अमल अशिया पर 18% टैक्स के खात्मे के लिए और EDA मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन की कीमतों में 300% इजाफे करने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए फौरी इक़दाम करें। जी। Now I put the resolution to the House. This House is of the opinion that government should take immediate. जी मिनिस्टर साहब, आप इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? तारड़ साहब, आप इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? अली परवेज साहब जी। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ये जो मेरी ऑनरेबल कोलीग ने जिस इशू की निशानदेही की है, बड़ा ये एक बर्निंग इशू है पाकिस्तान का, क्योंकि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिसके अंदर फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो इन्होंने जिस नीयत के साथ इस रेजोल्यूशन को टेबल किया है, मैं उसको सराहते हुए सिर्फ ये आपकी निशानदेही करना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर किसी टैक्सेशन के अंदर कोई ना रद्दोबदल की गई है और ना उसकी वजह से कोई इंक्रीज़ आई है। जहाँ तक ये एग्जेम्पशन की बात कर रही हैं कि जो टैक्स पहले से सेल्स टैक्स लगा हुआ है उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो आप जानते हैं हम IMF के एक प्रोग्राम की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म की एग्जेम्पशन देने के ऊपर हमारे पर पाबंदी है। तो इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं, पर जिस तरह कोई स्पेस आगे मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको ये यकीन दहानी करवाते हैं, इसके ऊपर जो कंसेशन हो सकेगी यकीनी तौर पे दिलवा देंगे। शुक्रिया जी। चलें, फॉर द टाइम बीइंग वी डिफर दिस। जी 1 मिनट के लिए प्लीज, एजेंडा बहुत लंबा है तो इसलिए शाहिदा रहमानी साहब का माइक खोलें। थैंक यू स्पीकर साहब। देखिए इस वक्त जिस तरह पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है, हमारी इकॉनमी इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। अगर हम इस तरह की अशिया पे इतना टैक्सेस लगा रहे हैं और अगर वो आप इसको इंक्रीज कह रहे नहीं किया, तो ये किस तरीके से 300% इसकी कीमतें जो हैं वो प्राइस आई। तो मैं ये कहती हूँ कि हाउस का सेंस ले लिया जाए। रेजोल्यूशन मैंने मूव की और तरीका यही होता है कि हाउस का सेंस लिया जाता है। जी मिनिस्टर फाइनेंस। सर मैंने तो जो ऑनरेबल मेंबर ने जिस इशू की निशानदेही की है उसको सराहा है, और मैं इन गुड अथॉरिटी आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस बजट के अंदर कोई सेल्स टैक्स के अंदर रद्दोबदल नहीं आई। उसके लिए आप रिपोर्ट मंगवाना चाहते हैं, मंगवा के अपनी तसल्ली कर लें, सेल्स टैक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आई। जहाँ तक जो प्राइस इंक्रीज है उसका ड्रैप का इन हेल्थ वालों से हम देख के उसके लिए जो पेशरफ्त कर सकते हैं वो करवा देंगे। और सेल्स टैक्स की जो रिडक्शन है वो इस वक्त किस वजह से नहीं हो सकती मैंने वो भी बता दिया है, और जिस तरह ही कोई स्पेस हमारे पास आती है कि या कोई मौजू वक्त आता है तो इंशाल्लाह ताला उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। चलिए ये हम रिपोर्ट मंगा लेते हैं, इसको डिफर करते हैं। लेट्स मूव टू द एजेंडा। जी जस्ट वन मिनट प्लीज, ये एजेंडा बहुत लंबा है। जी शाजिया मरी साहब का। सर दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू and my honorable colleague has rightly pointed out कि आबादी के हिसाब से हमारा जो नंबर है वो काबिले तशवीश है, काबिले कंसर्न है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, इट इज़ लिटरली अ टाइम बॉम्ब। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास स्किल्स नहीं है लोगों के पास, अब फैसिलिटीज़ नहीं है। देखिए अब वील हैव टू मैनेज इट। और अगर ये इशू इस वक्त हम ये बहस में नहीं मैं पढ़ना चाहती कि किस चीज़ पर टैक्स है किस पर नहीं है, इस मामले को प्लीज कमेटी में भिजवाइए, वहां पर सैर हासिल गुफ्तगू करवाइए। लेट्स टॉक अबाउट दिस, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके ओके जी। राय आइटम नंबर 18 राय हसन नवाज साहब नॉट प्रेजेंट। ये रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद कमेटी में भिजवाएंगे। अच्छा चलें जी। जनाब अता तारड़ साहब आप बोलना चाह रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे? इसके बाद जी तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब। मैं आज इसके बाद आज अपने राइट पर ये सुनसान और वीरान सीटें देखकर इस बात पे हैरान हूं कि कल जो हुआ उसके बाद
ऐसा सांप सूंघा है कि 3-4 लोगों के अलावा बाकी ने किसी ने यहाँ आने की जुर्रत भी नहीं की। तो हमने वो वक्त देखा है कि जब हम इनको समझाते थे कि थोड़ा सा संभल कर चलें, थोड़ा सा खौफ खुदा रखें, और जो इनका तर्ज अमल था और जो यहाँ से पहली बार तारीख में हमने देखा कि ट्रेजरी बेंचेस ने नारे लगते थे, पहली बार हमने देखा कि ट्रेजरी बेंचेस से ऑपोजिशन को तकरीर से रोका जाता था, पहली बार हमने देखा कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस की बजाय जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत आती थी वो वजीर आजम हाउस से आती थी, और बानी चेयरमैन पीटीआई बताते थे कि किसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। तो ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं, हमने तो तब भी इनको समझाया था कि वक्त एक सा नहीं रहता, और इन्होंने जो सियासत के अंदर रिवायात डाली, ये कभी नहीं हुआ था कि खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता। जब फरियाल तालपुर साहिबा को ईद से एक रोज कबल चांद रात पे अस्पताल से जेल भेजा गया, कहा गया कि मैं चाहता हूं कि इसके भाई को अजियत पहुंचे और इसके भाई तक ये पैगाम जाए कि उसकी बेगुनाह बहन को लेट नाइट अस्पताल से जेल भेजा गया है। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेल हुई एक केस के अंदर, और दोबारा गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, ये कहा गया कि मैं चाहता हूं कि इसके वालिद के सामने इसको गिरफ्तार करो, मैं चाहता हूं, मुझे चेहरे के तासुरात बताना कि जब उस बेगुनाह बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया था तो उसके चेहरे के क्या तासुरात थे। और जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस बात का गवाह हूं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 की अदालत में हम पेश हुए, आजम नजीर तारड़ साहब मेरे साथ थे, हमने जज साहब को ये सदा की कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो इस केस में अक्यूज हैं, उनकी वालदा फौत हो गई हैं, तो आज अगर जिरा ना की जाए और आज केस की प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाएं और केस को एडजर्न कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत जिरा करूंगा। उस वक्त का फिरौन शिदात अकबर कहां है जो यहां पे बैठ के लोगों की मां बहनों के खिलाफ केसेस बनाता था? आज जब वक्त आया है तो मुल्क को छोड़ के भाग निकले, और वो वालदा की मैयत घर में पड़ी थी और जज साहब ने 4 घंटे उस केस की कार्रवाई चलाई। ये आज किस बात को रोते हैं? मगर इन्होंने ना माजी से सबक सीखा, ना हाल से सबक सीखा, और इनका मुस्तकबिल भी मुझे तारीख नजर आता है। जो जलसे पे उस दिन एक नाम निहाद वजीर आला ने जबान इस्तेमाल की, फौज के इदारे के खिलाफ आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दी पनप रही है, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज धमाके हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं, और आपको फिक्र ही नहीं है। ये वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था, यहां तो नीरू गालियां दे रहा है, कंटेनर पे चढ़ के गालियां दे रहा है। नाकाम जलसे का गुस्सा निकालना था तो अपने लोगों पर निकालते। जो स्टेज पे चढ़ के फौज के खिलाफ, मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई इंतहाई काबिल मुजम्मत है, और जो खवातीन जर्नलिस्ट के बारे में जबान इस्तेमाल की गई, जो सहाफियों के खिलाफ नारे लगाए गए, उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। मगर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक नई फिल्म बनाने का सोच रही है, उसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। पहले एक फिल्म आई थी, ये उसका अगला हिस्सा है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया जाए। और ये लश्कर कशी किस बात की है? 12.5 साल से आपकी हुकूमत है, मुझे PKLI के लेवल का एक अस्पताल दिखा दो। 12.5 साल से आपकी हुकूमत है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा एक अस्पताल दिखा दो, दानिश स्कूल सिस्टम जैसा एक स्कूल दिखा दो। आप लोगों ने सरकारी फंड भी इस्तेमाल किए तो अपनी जाती तशहीर पे किए। अब जो कह रहे थे कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने थे, खुद बंद हो गए। ये पहली दफा देखा है कि छुड़वाने लीडर को जा रहे थे, बंद खुद हो गए। तो ये नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें।
ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। तो मैं तो तब भी इनको कहता था कि संभल कर चलें, मगर इनको हमारी बात समझ नहीं आती थी। तो मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। बहुत शुक्रिया। जनाब मिसबाहुद्दीन साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसके बाद रफ़ीउल्लाह साहब। जी ज़रा ब्रीफ कीजिएगा प्लीज़। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जी जनाब स्पीकर साहब, कल का जो वाक़या पेश हुआ है चूँकि आईन और कानून के ख़िलाफ़ है, लिहाजा हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं। कानून और आईन सबका एहतराम का ज़ामिन है, हिफाजत का ज़ामिन है। लिहाजा हम पीटीआई अरकान के साथ इस शिकवे में बराबर के शरीक हैं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, शकवा शिकायत हर किसी का हक है, लेकिन अखलाकी अक़दार को मलहूज़ रखना चाहिए। हमने सबको पाईमाल रखा, इस पर भी हमें अफसोस है। जनाब स्पीकर साहब, मेरे लोकल मसाइल बहुत हैं, लेकिन वक़्त का लिहाज रखते हुए चंद अहम गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और साथ साथ आपकी तवज्जो भी चाहता हूँ, ईवान वालों से ताउन भी चाहता हूँ। हम बहुत दुरफ्तादा इलाके के लोग हैं, हमारे कोई सुनता नहीं। जनाब स्पीकर साहब, सबसे बड़ा अहम मसला हमारा अमन व अमान की बहाली का है। मैं जानता हूँ कि अमन व अमान की मसला पूरे KPK का मसला है, पूरे बलूचिस्तान का मसला है, फाटा का मसला है, लेकिन शमाली वज़ीरिस्तान में जिस नौइयत की बदअमनी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी बदअमनी मदीद भी है और शदीद भी है। 2004 से जब हालात ख़राब हुए हैं, अब 2024 चल रहा है। 2004 से लेकर अब तक हमने सुबह शहादत की चेहरा नहीं देखा है। हमारे घरों में हर रोज़ मातम होता है। शायद ईवान वालों को मुबालहा लगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वज़ीरिस्तान में कोई ऐसा गिराना नहीं होगा जिसे बदअमनी से नुकसान नहीं पहुँचा होगा। खुद मेरे साथ भी बहुत सख्त मामला हुआ है, उसको मैं या ईवान पर लाना नहीं चाहता। जनाब स्पीकर साहब, टारगेट किलिंग जारी है, रोज़ाना बम धमाके होते हैं। बिलखुसूस मेरली के एरिया 3 साल से मैदान जंग बना हुआ है। वहाँ फौजियों की चौकियों पर मुतवातिर हमले होते रहते हैं और फिर जवाबी कार्रवाई होती है, जिससे लोग घर में महसूर रहते हैं। मेरली बाज़ार अमूमन बंद रहता है, लोग अपनी ज़रूरियात बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, 25 अगस्त इतवार के दिन तमाम एतमाज़ाई कौम ने बहुत बड़ा अमन के हाली बहुत बड़ा मुजाहरा किया था और चंद दिन बाद भी बहुत बड़ा मुजाहरा करने वाले हैं अमन के लिए। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि अमन की खातिर, अमन की हसूल के लिए ठीक है हुकूमत मुनासिब इक़दाम उठाएं। बस वाइंड अप करें, अब वाइंड अप करें। अब और मेंबरान ने भी। जनाब स्पीकर साहब, बस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना लंबा नहीं होता। जनाब स्पीकर साहब, जी जी, लिहाजा पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। गुजारिश करता हूँ कि फरीक़ मुखालिफ से मुज़ाकरात के रास्ते अख्तियार करें। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान 3 जंगें उसके साथ लड़ी हैं। अब अगर कुछ अमन और करार है तो मुज़ाकरात का नतीजा है।
पिछले महीने ईरान के साथ कुछ चपकलश पैदा हुई, लेकिन जल्द ही खत्म हुआ। मुज़ाकरात का नतीजा है अफगानिस्तान का तवील जंग का खात्मा मुज़ाकरात पर मुंतज हुआ है। हमारा मसला मुज़ाकरात पर क्यों हल नहीं होता है? मुज़ाकरात के लिए कोई एक कदम नहीं उठाते। ठीक है, गुजारिश करता हूँ जनाब स्पीकर साहब। बस शुक्रिया शुक्रिया। आगा रफीउल्लाह साहब जी प्लीज ब्रीफ होइएगा, जब दूसरे भी। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर सर, पहले तो मैं अपनी कुलीग की बात करूं कि मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ नहीं होते, ये कैटेगोरिकली समझ लें। कोई मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ नहीं होंगे जो हमारे हमवतनों को, हमारे भाइयों की लाशों के ऊपर खड़े होके इस किस्म की तकारीर और इस किस्म की वीडियो बनाते हैं। उनके साथ मुज़ाकरात तो छोड़े, बात करने की बात नहीं होनी चाहिए। जनाब मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वज़ीर काबीना डिवीज़न की फौरी तौर पर सर, गरीब गुरबा जिनकी माली इमदाद आप बैतुल माल से करते हैं, हुकूमत बनने के बाद अभी तक एमडी के वजूद में नहीं आया। हर जगह हर हलके में हमारे हर कुलीग्स के जो लोगों के साथ राब्ते में वो आपको मिलेंगे सर, किसी के स्कूल, किसी के इलाज, किसी के मौलजे, किसी के माजूर की सारे इश्यूज रुके हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अपॉइंटमेंट करनी है, जिस मर्जी बंदे को करें लेकिन कर दें, गरीबों का भला हो। ये आपसे रिक्वेस्ट है, चेयर से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कोई रूलिंग दे गवर्नमेंट को कि लोगों की सर ये बैतुल माल से किन लोगों का फ़ायदा होता है, गरीब, मजबूर। और इस टाइम आप अगर कोई बड़ा रिलीफ नहीं दे सकते, कम से कम वो जो फंड मौजूद हैं वो जो रिलीफ करने के लिए उसकी तैनाती के लिए एक रूलिंग दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। जनाब शफकत अब्बास साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आप रिकॉर्ड पे आ गया, रिकॉर्ड पे आ गया जी। अब और मेंबरान ने भी बोलना है, तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट शफकत साहब तशरीफ रखें। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जी, ये माइक खोलें तार साहब। रफ़ीउल्लाह साहब ने दो बड़े अहम कौमी नौयत के मामलात यहाँ पे हाउस के अंदर उठाए हैं। पहला तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से मामला था, उसमें मैं इनको बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, वो एक अलहदा से प्रोग्राम क्रिएट किया गया था। उसके तहत टैलेंट हंट जो है वो जारी है पूरे मुल्क में। अगर इनकी कोई तजावीज़ होंगी तो मैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को कहूँगा इनसे एक मीटिंग कर लें और इनकी तजावीज़ ले लें कि जहाँ जहाँ इसको बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जाए। दूसरा, इन्होंने ठीक पॉइंट आउट किया कि एमडी बैतुल माल के ना होने की वजह से बहुत सारे मामलात जो मुस्तहिकीन तक इमदाद का पहुँचाना है उसमें काफ़ी दिक्कत है। इस मामले को टेकअप कर लिया गया है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर इस मामले को हल कर लिया जाएगा और एक रेगुलर एमडी अपॉइंट करके उसको प्लेस किया जाएगा ताकि जो माली इमदाद और राशन के मामलात हैं जो बैतुल माल तकसीम करता है पूरे पाकिस्तान में, उसको हल किया जाए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि एक अहम इशू इन्होंने उठाया और इस पर हमारी तवज्जो दिलाई। शफकत अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रीफ प्लीज जी, ब्रीफ होइएगा जी। स्पीकर साहब 2 मिनट चाहिए होंगे, मैंने जवाब भी देना है तारड़ साहब को। मैं अकेला बंदा बैठा हूँ यहाँ पे। आप बोलें, टाइम ज़ाया नहीं करें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जनाब स्पीकर, कल का दिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की पार्लिमान की तारीख में स्यातरीन दिन था। और कल जो पार्लिमान पर शब खून मारा गया कल रात को, ये बड़े लंबे अरसे तक पार्लिमान के चेहरे पर एक बददुआ दाग रहेगा। मैं जब आज पार्लियामेंट आ रहा था, बल्कि मैं तो गया ही नहीं, रात से यहीं पर था, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कोई शोक का आलम होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है दुनिया के किसी भी मुल्क की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पार्लिमान के अंदर से MNAs को उठा लिया गया हो, पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया हो। लेकिन यहाँ पर आकर ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर साहब और अता तारड़ साहब की बातें सुनकर बड़ा दिल रंजीदा हुआ है। जनाब स्पीकर, बेशक ये लोग अवामी मैंडेट से यहाँ नहीं आए, बेशक ये जीते हुए नहीं थे, बेशक इनको वोट नहीं मिले, लेकिन जनाब स्पीकर ये इस मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान का हिस्सा तो है, ये मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान की चेयर्स पर तो बैठे हैं। इन्हें यह तो ख्याल करना चाहिए था कि वोट नहीं मिले
लोगों की हिमायत नहीं है, लेकिन इस पार्लियामान का तकद्दुस तो करते। मुझे तो हर पार्लियामान के मेंबर से बात हो चुकी है। स्पीकर साहब के साथ आपके पार्टी वाले लोग, आपके पार्टी के लोग स्पीकर साहब के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। स्पीकर साहब इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया जी। अब्दुल लतीफ साहब। जी अब्दुल लतीफ साहब का माइक खोलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, पॉइंट आ गया, आपने जो बोलना था ये बात सही है, ऑर्डर पे सही तकरीर तो नहीं होती ना भैया। स्पीकर साहब ने इस पे बात करने के लिए वहाँ पे टीम बुलाई है, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जाहिर है कि उस पे कोई बात, हमें ताना दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पे बेंचेस खाली हैं। बेंचेस इसलिए खाली हैं कि द पार्लियामेंट हैज़ बीन डिसग्रेस्ड, पार्लियामेंट की हैज़ बीन ह्यूमिलिएटेड, उसकी पार्लियामेंट की बेइज्जती हुई है। हम तो 2-3 बंदे इसलिए आए हैं कि हम अपनी पार्टी के वो कंसर्न जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ वो आप लोगों तक पहुंचाएं, और यहाँ पे ताना ये दिया जा रहा है कि ये भाग गए। जनाब स्पीकर, हम भुगत रहे हैं 2-3 सालों से केसेस। कोई भी इस अपोजिशन का एक मेंबर ऐसा नहीं है जिन पे दर्जनों FIR नहीं है। हम इससे डरने वाले नहीं, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप PTI को टॉर्चर करने के लिए, PTI के मेंबर्स को टॉर्चर करने के लिए इस ईवान को तो कम से कम डिस्ग्रेस मत करें, इसका तहफ़्फ़ुज़ तो करें। ये ईवान जो हम कहते हैं कि सुप्रीम इदारा है इस मुल्क का, इस सुप्रीम इदारे की अब एक ऐसी हैसियत रह गई है कि नकाब पोश आते हैं और इस सुप्रीम इदारे से, इस सॉवरेन इदारे के अंदर से लोगों को उठाकर ले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश, ये बात यहाँ पे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन हमें ताना दिया जा रहा है कि ये भाग गए। हम भागने वाले नहीं हैं, हम डील करके हम सऊदी। शुक्रिया। द हाउस